बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दीजिएगा। व्यूअर्स, आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान फाइनल कॉल देने वाले हैं। आज जेल में 7 शख्सियात को इस हवाले से बुला लिया गया है। ये शख्सियात कौन हैं और क्या प्लानिंग की जा रही है और क्या एहतजाज के जरिए इमरान खान को रिहा करवाया जा सकेगा, व्यूअर्स इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इस फाइनल कॉल के हवाले से सलमान अकम राजा क्या कहते हैं, इमरान खान पर क्या नए केसेस बनाने की तैयारी की जा रही है, ये इतला इमरान खान को जेल में किसने दी, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वकला को साइड लाइन करके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मैदान में आ गई है और अहम फैसले क्या वो कर रही है, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर जज को कटहरे में खड़ा कर दिया है। साइफर जज की शामत आई है और इस जज को फारिग करो, इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि उनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। ये जज साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और अब बयान हल्फी भी तलब कर लिया गया है कमेंट्स के साथ। अदालत का क्या मूड है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस मूड के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाइयों की तैयारी कर रही है। व्यूअर्स, जुडिशल कमीशन के नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाइनल हो गए। इमरान खान की एक और फतह और वकला चौके छक्के जो मार रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर काजी साहब के स्याह फैसले एक एक करके वापस हो रहे हैं और इन फैसलों पर जहां यही अफरीदी अपना एक लाइन ऑफ एक्शन उन्होंने ड्रॉ किया, वहीं पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है। एक इंतहाई अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और हुकूमत इस खबर के मुताबिक अपने ही जाल में फंस चुकी है। बुशरा बीबी लाहौर चली गई हैं और इमरान खान से क्या गुफ्तगू हुई, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज 10 हफ्तों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 सियासी रहनुमा इमरान खान से मुलाकात करेंगे, जिनमें गौहर खान हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, आमिर डोगर हैं, मोहसिन अजीज़ हैं, सलमान अकम राजा और सलमान सफदर। ये इन तमाम शख्सियात की आज इमरान खान से मुलाकात तय है। इस मुलाकात में नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान जो है वो मुतवक्के है और इसी हवाले से सलमान अकम राजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान करेगी और हम इन तमाम लोगों को दावत देते हैं जो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। जबर और अवाम की मर्जी से इनकार के खिलाफ हमारी लड़ाई में आप हमारा साथ दें। कल इमरान खान ने बहुत सारी मुलाकातें की और सबसे ज़्यादा जो वक्त है वो सलमान अकम राजा साहब को दिया गया। इतलात व्यूअर्स ये है कि उन्हें पता ये चला है कि आइंदा 4 से 5 दिनों में उन पर बाकायदा 9 मई के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और इसलिए वो हतमी कॉल देने जा रहे हैं। मैं आपको ना इसका एक बैकग्राउंडर आपके सामने वन बाय वन रख दूंगा और ये केसेस जो इमरान खान पर और इसकी जो टाइम लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी मुकदमात थे वो ट्रायल कोर्ट इमरान खान के खिलाफ सज़ा सुनाता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन सज़ाओं को कलअदम करार देती है या फिर उन्हें मुअत्तल कर देती है। किसी भी एक केस के अंदर इमरान खान को जेल के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने बीरबलों के साथ बैठकर मुसलसल इस चीज़ का जायज़ा लेती है और अब उन्हें ये एहसास हो गया है कि अगर हमने ट्रायल कोर्ट में किसी दूसरे केस में अगर सज़ा हो भी गई तो पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, ख़ास तौर पे 26वीं तरमीम के बाद जो अब हम पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम देख रहे हैं, हमने आइनी केसेस की जो ताकत थी इनसे छीन तो ली, लेकिन बाकी केसेस जो इमरान खान के हैं इन अदालतों से इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आएंगे। लिहाजा इसको रोकने के लिए अब हमें एक नई हिकमत अमली तैयार करनी है। 9 मई के मुकदमात पूरे पाकिस्तान में बनाए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अगर ये कहा जाए कि कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की क़यादत मौजूद है तो व्यूअर्स बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने जो ट्राइब्यूनल्स के मामला थे वो देख लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इस अदालत ने कैसे सरेंडर किया वो उनके फैसले से बिल्कुल वाज़ेह है। और फिर जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि जाकर अपने मामला जो हैं उन्हें आपस में तय कर लें। तो फिर हाई कोर्ट ने मामला तय करने के बजाय वापस जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया और फिर वहाँ से क्या फैसला आया, इनकी मर्जी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने। तो एक तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई केस गया
تو یقیناً وہاں سے بھی یہ فیصلہ اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں. تو یہ ایک نیا کھیل کھیلا جائے گا اور ان پر باقی جو کیسز ہیں چونکہ وہ اٹھتے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو تاثرات آ رہے ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں. مثلا انسانی حقوق کی جو وکیل ہیں جی ایمان مزاری صاحبہ, ان کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کیا. ٹھیک ہے, ان کو اٹھا لیا گیا. جو کار سرکار ہے اس میں مداخلت ہوئی تو آبویسلی اس کی ایک امپلیکیشنز ہیں. آپ انہیں سزا, آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہوا, پروسیکیوٹر راجہ نوید صاحب ہیں جی, انہوں نے ایمان مزاری اور ہادی علی کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی سزا کر دی. یعنی کار سرکار میں مداخلت ہے اور آپ 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی سزا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ملزمان نے انٹرنیشنل ٹیموں کی سیکیورٹی کو خطرہ پہنچایا. دونوں ملزمان کی ویڈیوز کا فرنزک کرانا ہے, یہ ضروری ہے, اور ان کے ہمراہ موجود 2 افراد کو بھی گرفتار کرنا ہے. جج ابو الحسنات نے ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے منظور بھی کر لیا اور کل ان کے جسمانی ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا تھا. اب یہ ذرا غور کیجئے گا کہ عدالت جو تاثرات اور جو وائبز دے رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ پاکستان کی عدالتوں کے جو ہاتھ ہے وہ باندھ سکتے ہیں, آپ ججوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بلیک میل کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ قاضی صاحب جو کچھ کر کے گئے اس خط کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس پہ کارروائی ہوئی, تو یہ بھی کہیں نہ کہیں عدلیہ کے اندر غصہ پایا جاتا ہے. اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ اس انداز میں, جہاں پہ آپ روکنے کی کوشش کریں گے ایک جج کو تو آپ نے کسی طرح کمپرومائز کر لیا, لیکن یہ جج کمپرومائز نہیں ہوں گے. اور اس کی سماعت جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کی, انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا اور کیا کہا جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو کہ سائفر ٹرائل میں ہم نے اس کے کارنامے دیکھے ہوئے ہیں. دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے سائفر کیس میں کی. آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے, بعد میں ضمانت مسترد کر دیتا ہے. 2 ججز نے جو MIT کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے, ہم نے پہلے بھی لکھا اور اس کو واپس بھیجا. اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے, یعنی سیاسی کارروائیوں میں اپنا حصہ ڈال سکے. پتہ نہیں اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں پر موجود ہے. سر یہ کوئی چھوٹے الفاظ تو نہیں ہے. پاکستان کی ایک عدالت, ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہر حد کو انہوں نے ریڈ لائن کو کراس کر دیا اور اب انہیں اس قسم کے ریمارکس دینے پڑ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جسٹس میاں گل حسن نے تو خیر وہ خط نہیں لکھا تھا, لیکن عدالتوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. بابر ستار صاحب بھی واپس آ گئے ہیں. تو ہائی کورٹ اب ایک ڈیفرنٹ قسم کی ہائی کورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو مس کنڈکٹ پر واپس لاہور ہائی کورٹ بھیجنے کی سفارش کے باوجود نہ بھیجے جانے پر شدید برہم ہو کر غیر معمولی ریمارکس دیے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا, یہ غور سے سنیے گا, اور یہ ریمارکس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چونکہ جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے نا, ایڈیشنل ہو یا اس کے دفتر کا کوئی بھی بندہ ہو, تو وہ وفاق کو رپورٹ کرتا ہے, ان کا نمائندہ ہوتا ہے. ان کو کیا کہا کہ وزارت قانون ابو الحسنات کا دفاع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو, اس لیے تو تمہیں بٹھایا ہوا ہے, اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی انتقامی کارروائیاں کر سکے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی, میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ لیکیز, ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں. اب یہ اتنے سخت قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو کہیں بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہوگی نا کہ یار ہندسو کرنا کی ہے. تو آپ کریں, آپ زور لگائیں. پشاور ہائی کورٹ سے بھی جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان میں بہت سارے لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے. تو خان صاحب کا کنیکشن ثابت کرنا اس جیسا جج تو کر دے گا, لیکن ثبوت ٹرائل اور جس طرح سے جو پروسیڈنگ کے لیکونز ہیں جب یہ بڑی عدالتوں میں جائیں گے یہ ٹک نہیں سکیں گے. اسی لیے بار بار ملٹری کورٹ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. ججز نے جی ریمارکس دیے, یہ غور سے سنیے گا کہ بیان حلفی جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے سامنے رکھا جائے اور وہ اس پر اپنے کمنٹس دے, اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے کمنٹس کل عدالت میں, یعنی عدالت میں آج یہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں. اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب تھک چکی ہے اور ججز حکومت کے غیر قانونی کاموں کا مزید بوجھ نہیں اٹھائیں گے. جو مقدمہ عمران خان کے خلاف آئے گا وہ اڑتا جائے گا, یاد رکھیے گا, کیونکہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے عدالتی نظام کے ذریعے. ایسے جج موجود ہیں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کسی کی خواہش کو. تو اگر میرٹ پر معاملہ چلے تو یہ کیسز ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹک پائیں گے. اگر معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو وہاں بھی اب پہلے جیسا جو لاڈلا ازم تھا وہ آپ کو نہیں ہوگا, یعنی لاڈلا چلا گیا,
वहाँ पर आपके नाज नखरे उठाने के लिए डाडला मौजूद नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने के बाद नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी में शामिल किया और जस्टिस मंसूर को शामिल किया, और अब काजी के सारे फैसले जो है वो रिवर्स होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और मेरिट पर फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले जो हैं ये उड़ जाएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मामला ना सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमात और फिर इसके साथ साथ 9 मई और दीगर अगर कोई मुकदमा है तो उसके ऊपर एक बेंच बैठे और फैसला दे दे। तो याद रखिएगा कि ये वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं है। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जस्ट इमेजिन करें कि अगर जस्टिस आयशा मलिक और इसके साथ साथ अतर मिल्ला चलें, जमाल मंदोखिल भी अगर आ गए, तो फिर सवाल तो ज़रूर उठाया जाएगा ना कि 9 मई के मुकदमा, चूंकि इससे पहले भी इमरान खान को साइफर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बाकायदा उनके हक में फैसला आया और उनकी जमानत हुई, आपको अगर याद हो। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तहरीक इंसाफ को इस तनाजुर में भी सोचना है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी कल जी 9 मई मुकदमात में नामजद तमाम अफराद को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट पहले 9 मई केसेस में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड जो कदम करार दे चुकी है। अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का भी दूसरी अदालतों पर जरूर असर पड़ेगा, और ऐसे माहौल में 26वीं तरमीम का आना और उसके बाद जो अदालतों का इस वक्त एक जो शक्ल इन्होंने बिगाड़ कर रख दी, कहीं ना कहीं ये ज़रूर जो है वो सवाल अदालतों के अंदर और जजों के जहनों के अंदर भी मौजूद है, और जिसका अल्टीमेटली नुकसान हुकूमत को होगा। यानी हुकूमत अपने ही जाल के अंदर जो है वो फंस चुकी है। फिर जुडिशल कमीशन के नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी फाइनल कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ की एक और फतह एक तरह से ये हुई है। जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंचेस में जजेस की शमूलियत और जजेस की तैनाती के हवाले से अहम फैसले करने थे, और इसीलिए ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी इल्म रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस को जुडिशल कमीशन में तरजीह देगी। ठीक हो गया, जिसमें अली जफर थे, बैरिस्टर गौहर हैं, और इसके अलावा और भी नाम शामिल हैं। इब्तदाई लिस्ट में जी बैरिस्टर गौहर थे, अली जफर थे, बैरिस्टर उमर नियाजी थे, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान का नाम शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद जो लिस्ट सामने आई वो इसके बिल्कुल बरक्स थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए इमरान खान को 7 हतमी नाम तजवीज़ किए। 4 MNAs हैं जी और 3 सेनेटर्स के नाम भिजवाए गए। कौमी असम्बली से उमर अयूब हैं और असद कैसर और अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम दिए गए, और सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ओन अब्बास बप्पी के नाम जो है वो भिजवाए गए। इमरान खान ने कौमी असम्बली से उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज का नाम जो है जी वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया, यानी खान साहब और पार्टी की क़यादत को भी। अब अगर आप देखें ना ये फैसले, चूँकि यहाँ पर लीगल टीम होनी चाहिए थी, लेकिन सियासी क़यादत अब हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र आ रही है। इससे पहले सियासी क़यादत जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इमरान खान के साथ राब्ते बहाल हुए तो सियासी क़यादत अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को टेक ओवर कर रही है। दूसरी तरफ जी जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत ने 2 नामों की मंजूरी दी है। कौमी असम्बली से बिलावल जरदारी है और सेनेट से इरफान सदीकी नुमाइंदगी जो है वो करेंगे। जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल हैं, वज़ीर कानून हैं, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल वो भी उन्हीं का ही आएगा, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, बिलावल भुट्टो हैं, इरफान सदीकी हैं, और फिर सेनेट से एक अक़लियती रुकन को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब काजी साहब के जो फैसले जहाँ पे रिवर्स हो रहे हैं ना, जहाँ उन पर तनकीद हो रही है, वहीं पे उनके फैसले भी रिवर्स होना शुरू हुए, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर की जजेस कमेटी में वापसी, जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी की, और ये एक सरप्राइज़ था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। अब एक और सरप्राइज़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दिया है, और याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए कमेटी की तश्कील नौ करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी के चेयरमैन उन्हें मुकर्रर कर दिया है, और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर को कमेटी से हटा दिया था। ये उन्होंने काम किया था, तो याहिया अफरीदी ने आकर वापस जो है उन्हें रिस्टोर कर दिया है उनकी पुरानी पोजीशन के ऊपर। और मैं आपको ना एक खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी दे देता हूँ, और ये इस वक्त लीगल जो सर्कल्स हैं वहाँ पर ये बात हो रही है कि चूँकि आइनी अदालतें बन गई हैं, तो हुकूमत ने जो खेल खेला था ना मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब इस मखसूस नशिस्तों का केस आइनी अदालत में जाने की बजाय कंटेम्प्ट में सुना जाएगा, और कंटेम्प्ट का मामला जो होता है वो आइनी अदालत के सामने नहीं लगेगा। 8 जजेस हैं ना, और 8 जजेस ने एक फैसला दिया। 8 जजेस ने यह भी कहा कि इसकी कंप्लायंस करवाई जाए, रिपोर्ट आप जमा करवाएं। हुकूमत ने नहीं करवाई।
हुकूमत इलेक्शन कमीशन मुसलसल क्या कर रही थी, चिट्ठियाँ डाल रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दरखास्तें जी एक दी हैं, एक तो नज़रसानी के हवाले से उसके ख़िलाफ़ ऑब्वियसली पार्टी बनेंगे, और फिर इसमें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त भी शामिल है। यानी इलेक्शन कमीशन ने जो तौहीन की है 8 जजेस की, ये नहीं हो सकता कि ये केस उठाकर आईनी अदालत में जाए, क्योंकि बाज़ लोग ये कह रहे हैं चूँकि मामला मखसूस नशिस्तों से रिलेटेड था तो ये आईनी अदालत में जाएगा, लेकिन ये फैसला अब चीफ जस्टिस ने करना है कि ये कंटेम्प्ट वाला मामला जो है, अगर 8 जजेस बैठ गए तो फिर इलेक्शन कमीशन को तो फारिग कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से मुश्किल हो गई है इलेक्शन कमीशन के लिए, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर कार्रवाई होती है तो इसका भी 1-2 दिनों में हमें पता लग जाएगा कि 26वीं तरमीम के बाद ये मामला आईनी अदालत में जाएगा या फिर कंटेम्प्ट कोर्ट में। चूँकि याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ना बहुत सारी जजमेंट्स इसमें मौजूद भी हैं, और काजी साहब इससे पहले खुद भी कहकर जा चुके हैं कि जब 6 जजेस ने ख़त लिखा कि आपके पास कंटेम्प्ट की सहूलत मौजूद है, ताकत मौजूद है, तो आपने कंटेम्प्ट के अंदर इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया। यानी वो ये कह रहे थे कि तुहाडा मामला सी, तुसी आप ही हल कर दे, सानू क्यों खत लिख के तुसी तंग किया है। तो जस्टिस काजी साहब के बकौल कंटेम्प्ट की पावर्स आपके पास किसी भी जज के पास मौजूद होती हैं, उसे इतनी दूर तक नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का एक फैसला था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। आईनी अदालत में नज़रसानी की दरख्वास्त चल रही है ना, लेकिन आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया। तो ये 8 जजेस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो हैं वो कर सकते हैं, और इस दरख्वास्त को इन जजेस के सामने भी लगाया जा सकता है। तो ये एक मुश्किल बन सकती है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फैसले, और फिर जो उनके बेहतरीन दोस्तों में से शुमार किए जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उनके हवाले से ये मुश्किलात नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि बुशरा बीबी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद वो ज़मान बाग चली गई हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने बुशरा बीबी को ज़मान बाग पहुँचने की हिदायत की थी, और अब वो वहीं पर क़याम करेंगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अली मीन गंडापुर गायब होना और फिर बुशरा बीबी का ज़मान पर रिहा होकर पेशावर जाना इतना सादा मामला नहीं है, ये सब डील के इशारे हैं। और फिर बैरिस्टर अकील ने भी कहा था कि कुछ ही दिनों में शौकत खानम की एक रिपोर्ट आ जाएगी और इमरान खान को बाहर जो भेज दिया जाएगा कि इनकी जान को ख़तरा है। जान को वाकई जी ख़तरा है, लेकिन इमरान खान बाहर अपने इलाज के लिए नहीं आएंगे। इमरान खान अगर पाकिस्तान की जेल से बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की अदालतें मेरिट पर उन्हें सज़ाएं उनकी माफ़ करेंगी और वो बाहर आएंगे। किसी डील का नतीजा इमरान खान की रिहाई से नहीं जुड़ा हुआ। लोग कोशिश कर रहे हैं आज भी कि इमरान खान को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो है वो उन्हीं के जहन की ऑब्वियसली पैदावार है, और ये कंट्रोवर्सी ये इनकी बातों के अंदर इतने तजादात मौजूद हैं कि ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। बस मैं आज प्रोग्राम नहीं कर सका। इम्तियाज़ गुल साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज प्रोग्राम किया। मेरा एक छोटा सा प्रोसीजर था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैर आफियत हो गया है। तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम आज से आपके सामने दिन में 3 दफ़ा आप हमें बर्दाश्त करेंगे। और कुछ दोस्तों ने ये कहा हुआ था कि जब हमने 9 मिनट का वीलॉग देखा तो हम हैरान हुए, और बाद में पता चला कि ये 9 मिनट का वीलॉग जो है इरफान नहीं कर सकता, ये इम्तियाज़ गुल साहब ही ने किया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि 9 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ों की तशनगी रह जाती है। मुझे बिल्कुल, मैं इस चीज़ को समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो 9-9 मिनट की, 8-8 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियोस कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी देखें। हर 3 मिनट के बाद, 3 घंटे के बाद एक वीडियो आ रही है। मिसाल के तौर पे सदीक जान, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, तो वो 10-10 मिनट की वीडियो दिन में 5-5, 6-6 वीडियोस कर रहे हैं। तो ये भी एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दिन में 3 दफ़ा, चूँकि आपको ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान से बाहर हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनते हैं। तो ये जो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर सुबह की जो वीडियो है, अगर ये पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 6 बजे आएगी ना, तो अमेरिका में उस वक्त रात के तकरीबन कोई 8-9 का टाइम होता है। बरतानिया के अंदर ऑब्वियसली रात का 11 बजते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर डिफरेंट टाइम जोन है। तो हमें इंटरनेशनल ऑडियंस को भी मद्देनज़र रखकर ये सारे टाइम को देखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह कोशिश हम ये करेंगे जी कि 15 मिनट से ऊपर हम ना जाएं। आज भी वीडियो हमारी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम अपना इंग्लिश चैनल जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, और वो टोटली सेपरेट होगा, और इंशाल्लाह
اس کے اوپر باقاعدہ میں نے اپنی ٹیم کو کہہ بھی دیا ہے. ایک نئے انداز میں ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے, اور وہ جو ہماری انٹرنیشنل آڈینس ہے اور جو انٹرنیشنل ہمارے جو ٹاپکس ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس میں کور کریں گے. اپنا ویورز خیال رکھیے, اجازت دیجیے.